बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 163 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 164 मुलाहिजा फरमाए। मैं अपने आप को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था और उस वक्त गोया चल नहीं रहा था, उड़ रहा था। किसी की मदद करने में एक अजीब ही लज्जत पिन्हा होती है। कोई और खुशी उसका नेमुल बदल नहीं हो सकती। खमीसू खान वाली रकम मैंने कब्जे में तो ले ली थी, लेकिन उसे अपने पास रखने को मेरा दिल नहीं मान रहा था। वो मुझे एक बोझ महसूस हो रही थी, क्योंकि पिछले ही दिनों खमीसू खान ने और उसके साथियों ने मिलकर एक बस पर डाका डाला था, जिसके नतीजे में रशीद नामी कंडक्टर जाँ बहक हो गया था। उसके घर में कोई और ऐसा फर्द नहीं था जिसके बदले में अब्दुल रशीद नामी मारा गया था, और उसके साथ कई और लोग भी मरे थे। लेकिन पिछले दिनों अखबार देखते देखते जो वो वाहिद अखबार उस कस्बे में आता था, उसमें एक इश्तिहार पर मेरी नजर पड़ी थी, जिसमें एक लड़की की इल्तिजा थी कि उसका भाई अब्दुल रशीद जहां भी है वो अपने घर आ जाए, क्योंकि उसकी माँ भी बीमार है और उनके घर में फाकों की नौबत आन पहुंची है, जिसके लिए वही रकम मैंने उन तक पहुंचानी अपने ऊपर लाजम कर ली थी। लेकिन मसला यह है कि रकम कैसी भी हो फेंकी नहीं जाती। मैं शुरू से ही सोच रहा था कि उस रकम का अच्छा मुसर्रफ क्या होना चाहिए। एकदम मुझे कंडक्टर अब्दुल रशीद का ख्याल आ गया था। डिकेटी की जिस वारदात में अब्दुल रशीद मारा गया था, उसमें और भी कई लोग मारे गए थे। उनमें से भी कुछ यकीनन मदद के मुस्तहिक होंगे, लेकिन मेरे पास उनमें से किसी का कोई सुराग नहीं था। मेरे सामने सिर्फ कंडक्टर अब्दुल रशीद का थोड़ा बहुत सुराग मौजूद था, और मुझे उम्मीद थी कि मैं कोशिश करूं तो उसके घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो इश्तिहार में देख चुका था और उसमें उसकी बहन ने वो एड्रेस भी दे रखा था। वो रकम यकीनन नहायत ही नाजायज और घटिया किस्म की कमाई थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये रकम अब्दुल रशीद का पसमानदा या अहले खाना को पहुंचाकर मुझे सवाब मिलेगा या नहीं। मैं गुनाह सवाब के चक्कर में था भी नहीं। मैं सिर्फ यही चाहता था कि फिलहाल उस मुसीबत ज़दा कुंबे के मसाइल हल हो जाएं। मैं तकरीबन पहले ही किसी अंदाज में सफ़र करके रात का जरताज नगर वापस पहुंच गया। हालांकि सफ़र तवील नहीं था, लेकिन उसमें वक्त बहुत ज़ाया होता था। जरताज नगर वापस पहुंचकर दूसरे रोज़ मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। तकरीबन एक हफ्ता उसी तरह गुजर गया, लेकिन हफ्ते के इख्तिताम पर एक शाम गाँव के एक चाय खाने में बैठे बैठे मुझे एक ऐसा झटका लगा जिसने काफ़ी देर के लिए मेरे असाब चल कर दिए। बात कुछ भी नहीं थी, बस एक अखबारी खबर नज़र से गुजरी थी। काश मैंने वो अखबार न देखा होता। ये वही गैर मारूफ सा इलाकाई अखबार था जो मैंने खमीसू खान के साथ उनके खुफिया अड्डे गोल्ड की क्लब में देखा था, और उसमें मकतूल कंडक्टर अब्दुल रशीद के अहले खाना के बारे में फीचर पड़ा था। उस रोज़ जरताज नगर के एक चाय खाने में बैठे बैठे मुझे उसी अखबार का ताज़ा शुमारा मेज़ पर पड़ा हुआ नजर आया, तो मैंने गैर इरादी तौर पर उठा लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। पिछले सफ़र पर छोटे से एक बॉक्स में उस रोज़ भी कंडक्टर अब्दुल रशीद के अहले खाना के बारे में एक खबर मौजूद थी, जिसने मुझे एक अजीब तरह के मलाल में मुब्तला कर दिया। नामा निगार ने जामी नगर से रिपोर्ट दी थी कि गुज़िश्ता दिनों वहाँ अपनी नोयत का अजीब ही वाक़या पेश आया। कोई पुरस्कार अजनबी मकतूल कंडक्टर अब्दुल रशीद के घर पहुंचा और यह कहकर 5.25 लाख की रकम का पैकेट दे गया कि अब्दुल रशीद ने वो किसी के पास अमानत करवाया था। खबर यहाँ तक भी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन असल झटका मुझे उससे आगे पढ़ने के बाद लगा था। उसमें बताया गया था कि अब्दुल रशीद के अहले खाना को यह मामला मशकूक मालूम हुआ था। भला गरीब कंडक्टर किसी के पास 5.25 लाख रुपए अमानत कैसे रखवा सकता था? अगर वो अमानत भी थी तो यकीनन किसी और की होगी, अब्दुल रशीद की नहीं। चुनाते अब्दुल रशीद के बीमार बाप ने वो रकम टाउन कमेटी के चेयरमैन साहब की खिदमत में ले जाकर पेश कर दी थी, जो कोई हाजी साहब थे। वो नहायत दयानतदारी का मुजाहिरा करते हुए उसी इलाके के तहसीलदार साहब की खिदमत में पेश करने के लिए ले गए थे। उन्होंने भी नहायत दयानतदारी का मुजाहिरा करते हुए उसे सरकारी तहवील में ले लिया था, और इलाके के सहाफ़ियों को फ़ख्र से यह बात बता दी कि उनका कहना था कि अगर कुछ दिनों तक उस रकम का कोई दावेदार सामने न आया तो उसमें से अब्दुल रशीद के अहले खाना को 25,000 रुपये बतौर इनाम देने के बारे में गौर करेंगे। पूरी खबर पढ़कर मैंने अखबार मेज पर वापस फेंक दिया और दोनों हाथों से सर थाम लिया। गलती मेरी ही थी, शायद मैंने उन लोगों की मदद करने के लिए सही रास्ता इख्तियार नहीं किया था। मुझे अपनी कारोबारी जिंदगी में भी तजुर्बा हो चुका था। मुझे उसको याद रखना चाहिए था कि बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा करीब और मुसीबत ज़दा लोग ज़्यादा बड़ी इमदाद हजम भी नहीं कर पाते। मुझे कंडक्टर के घर वालों की मदद 20-25 हज़ार रुपये से ही करनी चाहिए थी, और अगर रकम उन्हें पहुँचानी भी थी तो सही तौर पर बात करके उन्हें ज़हनी तौर पर मुतमईन करके पहुँचानी चाहिए थी। मेरा यह अंदाज़ा गलत निकला था कि वो इसे इमदाद गैबी समझ कर चुपके से रख लेंगे। हराम की रकम गोया हराम रास्ते ही चली गई थी। काफ़ी देर तक मैं उसी तरह तासुफ के आलम में बैठा रहा, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। अब उसकी तलाफी का कोई तरीका कम अज़ कम मेरे लिए काबिल अमल नहीं था। इसलिए मैंने उस बात को जहन से झटकने की कोशिश की और अपने आप को समझाया कि अगर उन लोगों के मुकद्दर में मदद थी ही नहीं तो मैं क्या कर सकता था। फिर मैंने दूध पत्ती की एक चैनक मंगवा कर
गम गलत करने की कोशिश की और शाम ढले उठकर अपने ठिकाने पर वापस आ गया। उस हफ्ते में उसके अलावा कोई काबिल जिक्र वाक़या पेश नहीं आया। हवेली और जरताज की ज़मीनों पर काम करने वाले बेशतर लोग अब मुझे थोड़ा बहुत जानने लगे थे। गो मेरी कोशिश यही थी कि उनकी नज़र में गैर नुमाया और बेशनाख्त ही रहूं। शेर मोहम्मद ने उस दौरान अपनी ड्यूटी कहीं और लगवा ली थी, यानी उसे मेरे साथ काम करना गवारा ही नहीं रहा था। लेकिन मेरा दिल कहता था कि उसके इस इक़दाम में कोई और भी मसलहत पनहा थी। उधर सरताज अभी तक शिकार से वापस नहीं आई थी। रब नवाज उसे बैंक पर नाकाम डकैती के बारे में बताने के लिए बेचैन था। उसे काफ़ी हद तक अंदाज़ा था कि शिकार पर जाने वालों ने इन जंगलों में कहाँ कहाँ कैंप लगाए होंगे और किस समत में उनका सफ़र जारी होगा। वो चाहता तो आदमी भेजकर उनका पता करवा सकता था और सरताज को वहीं ये खबर भी भिजवा सकता था, मगर शायद वो नहीं चाहता था कि सरताज की तफरीह में खलल पड़े। उसी दौरान मुझे बातों बातों में रब नवाज से ये भी मालूम हुआ कि जानू अपने 4 साथियों के हमरा सरताज से मिलने आया था। उसने अपनी आमद का मकसद नहीं बताया था, लेकिन वो सख्त गुस्से में मालूम होता था। जब उसे मालूम हुआ कि सरताज अभी शिकार वापस खेल कर नहीं आई तो वो मजीद 1 मिनट भी रुके बगैर वापस रवाना हो गया। ताहम ये कहकर गया था कि चंद दिन बाद वो दोबारा आएगा और उस वक्त तक सरताज शिकार से वापस आ चुकी हो तो उसके हक में बेहतर होगा। रब नवाज ने भी महसूस कर लिया था कि उसके लहजे में धमकी सी पोशीदा थी, लेकिन उसकी वजह समझने से कासिर था। मुझे पता नहीं चल सका था कि जानू किस वक्त आया था और कब वापस गया था। हालांकि जिस मैदान में मैं घोड़े सुधाता था वहां तकरीबन चारों तरफ ही आने जाने वाले लोग दिखाई देते थे। शायद वो किसी ऐसे वक्त आया था जब मैं खाना खाने अपने कमरे में गया था। शायद हम दोनों ही के हक में अच्छा हुआ था कि हमारा एक दूसरे से सामना नहीं हुआ था। बहरहाल मैंने उस सिलसिले में रनवाज से ज्यादा कुछ पूछने की कोशिश नहीं की थी। मुबादा वो मेरी तरफ से शक में पड़ जाए कि आखिर इस कारिंदे को जानू की आमद वगैरह से इतनी दिलचस्पी क्यों थी। मेरे हिसाब से रोज़ो शब सुकून से ही गुजर रहे थे, लेकिन वही मेरी नामालूम से हिस्स कभी कभी मेरे असाब पर होले होले दस्तक देने लगती थी। घड़ी की टिक टिक की तरह खतरे का एहसास तो महज एक एहसास ही होता है और उसका कोई वजूद नहीं होता, मगर यूं लगता जैसे खतरा कोई जिस्म ओढ़कर आस पास कहीं रात के अंधेरे में टहल रहा है। मेरी घात में है। मैंने अपने कमरे में रात को 0 का बल्ब रोशन रखने का इंतजाम किया था, लेकिन ऐसे लम्हों में वो बल्ब भी बुझा देता था और अंधेरे में किसी दरिंदे की तरह चौकन्ना होकर बैठ जाता। अंधेरे में मैं अपने आप को ताज़ा महसूस करता, लेकिन यूं ही बहुत देर गुजर जाती, कुछ भी ना होता। मेरे कशीदा आसाब बिलाकर ढीले पड़ जाते और मैं दोबारा सो जाता। मैं जरताज की वापसी का मुंतजिर था। अब यहाँ से रुखसत हो जाना चाहता था मैं। मेरे पास अब कुछ रकम भी मौजूद थी। मैं सस्ता भी चुका था। एक आध कार आमद किस्म का हथियार भी यहाँ से साथ ले जा सकता था। मेरे यहाँ से जाने का इरादा करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जरताज को देखकर मेरे सीने में कोई खलिश सी सर उभारने लगी थी। मालूम नहीं ये किस महरूमी की खलिश थी। उस सिलसिले में मैं अपने लाशौर को कुरीदना नहीं चाहता था। जहन की भूल भलियां अजीब होती हैं। अब यूं ही इधर उधर अंधेरे में टामक टूया मारने बैठे तो न जाने क्या क्या निकलता चला जाए। मैं भी ये नहीं चाहता था कि ये बेउनवान से खलिश कुछ और जोर पकड़े, कुछ और गहरी हो, या महज खलिश ही न रहे, कुछ और बन जाए। उन सब तगय्युरात से बहुत पहले मैं यहाँ से रुखसत हो जाना चाहता था। मुझे रहीला और अपने दूसरे साथियों की भी याद सता रही थी। वो लोग न जाने किस हाल में थे। मालूम नहीं मेरे गायब होने के बाद रेडार्ड ने उनका पीछा छोड़ दिया था या नहीं। सब बातें सही तौर पर तो लाहौर जाकर ही मालूम हो सकती थी, लेकिन मैं फिलहाल सीधा लाहौर जाना नहीं चाहता था। मैंने सोचा था कि पहले कराची जाकर फ़ोन और दीगर ज़राए से लाहौर की सूरत हाल जानने की कोशिश करूंगा। कराची में सिर्फ शफी शाह और 2-3 दूसरे साथी मेरे तमाम गैर कारोबारी मामलात से वाकिफ थे, और वो सब उस वक्त तक लाहौर ही में थे जब मैं लाहौर से फरार हुआ था। मैंने इन सब साथियों को वहाँ जमा किया था। मुझे मालूम था कि कराची में उन अफराद की अदम मौजूदगी में और किसी को भी इल्म नहीं होगा कि मैं या मेरे करीबी साथी किन हालात से दो चार थे। फिलहाल मसला ये था कि मैं जरताज को मुतला किए बगैर यहाँ से रुखसत होना नहीं चाहता था। उसने महज एक नज़र मुझ पर डालकर जिस खलूस से मुझ पर भरोसा किया था, जिस तरह आंखें बंद करके मुझे यहाँ पनाह दी थी, जिस तरह मेरा हर मसला चुटकी बजाते हल किया था, जिस तरह पूरा हार फार्म मेरे सुपुर्द करके यहाँ से चली गई थी, उसके बाद उसे इतला तक दिए बगैर मुंह छुपाकर यहाँ से रुखसत हो जाने पर मेरा दिल अमाता नहीं था। उस तरह बहुत सी नाकर्दा खताएं भी मेरे खाते में पड़ सकती थी। रफ्तार पूरे 10 दिन बाद वापस आई। उसके वापसी की भी मैंने सिर्फ खबर ही सुनी, उसे वापस आते नहीं देखा था। वो रात में किसी वक्त आई थी। दूसरे दिन से हवेली में लोगों की आमदोरफ्त बेपनाह बढ़ गई थी। लोग बड़े पुरजोश अंदाज में अंदर जाते और मुस्तैदी से वापस आते दिखाई देते। इतने दिनों में सरताज की अदम मौजूदगी में जो कुछ हुआ था शायद उसकी रिपोर्टें दी जा रही थी, और जो कुछ नहीं हो सका था उसके लिए अकामात लिए जा रहे थे। गर्ज ये कि बड़ी सरगर्मी नजर आ रही थी, लेकिन मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा था। जरताज का कोई पैगाम मुझे नहीं मिला था और ना ही उसने मुझे तलब किया था। अलबत्ता उस दौरान रब नवाज कुछ रकम मुझे दे गया था। उसने सिर्फ इतना कहा था, तुम्हें जरूरत होगी, रख लो। ये कहकर वो उजलत में रुखसत हो गया था। उसने ये भी वजाहत नहीं की थी कि यह मेरी तनख्वाह थी या कुछ और। अगर तनख्वाह थी तो किस हिसाब से, क्योंकि अभी तो मुझे वहाँ 1 महीना भी नहीं हुआ था।
जबकि रकम खासी थी। कम से कम घोड़े सुधारने वाले को चंद दिन की इतनी तनख्वाह तो नहीं दी जा सकती थी। जरताज को वापस आए जब पूरे और मैंने उसकी झलक तक नहीं देखी, न ही उस दौरान उसका कोई पैगाम मिला, तो मैंने अपने आप को खुद अपनी ही नज़र में खासा बेवकत महसूस किया। मेरे ख्याल में अभी उसकी नज़र में मेरी इतनी वक़्त नहीं थी जितनी मैं समझने लगा था। ताहम मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि मेरे हक में ये अच्छा ही था। 5वें दिन जब सूरज ढल रहा था और मैं मैदान में बैक वक्त 2 घोड़ों को सुधार रहा था तो एक शख्स हवेली की तरफ से आता दिखाई दिया। गोया अभी अंधेरा गहरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे अंदर शाम उतर आई थी, एक उदास शाम। न जाने क्यों अचानक ही मैं अपने आप को बेहद तन्हा, बेहद अफसुर्दा महसूस करने लगा था। वो शख्स करीब आकर बोला, खान साहब, आपको रईसानी जी ने याद किया है। एक लम्हे के लिए मेरे अंदर फैले हुए सन्नाटे में नुकरई सी घंटियां बजीं। फिर मैंने अपना जायजा लिया तो ये घंटियां खामोश हो गईं। मेरे पाँव मिट्टी में लिथड़े हुए थे, जिस्म पसीने में तर था, इसलिए कपड़े कहीं कहीं जिस्म से चिपके हुए थे। और अगर मैं आईने में अपना चेहरा देख सकता तो यकीनन उस पर गर्द की तह के साथ मुशक्कत की दरमानदगी भी नजर आती। बाल भी यकीनन बिखरे हुए ही थे। अजब इत्तेफाक था कि मुझे अभी तक जरताज के सामने जाने का जितनी मर्तबा भी मौका मिला था, ऐसे ही हाल में मिला था। ये कुछ बेहुदा सा ही इत्तेफाक था। फिर मैंने उस आसिफ को खुद ही ज़हन से झटक दिया, भला मुझे किसी बेहतर हाल में उसके सामने जाने की जरूरत भी क्या थी। मैं उस शख्स की रहनुमाई में हवेली में पहुंचा। उस बार जरताज मुझे निचली मंजिल पर ही मिली। असल नशिस्तगाह निचली मंजिल पर ही थी। ये पुरानी तर्ज पर आए रास्ता पे रास्ता एक तवील और इस कमरा था। नौकर मुझे दरवाजे तक छोड़कर वापस चला गया था। मैं अपने लिथड़े हुए पैरों का ख्याल ज़हन से झटक न सका और चौखट के करीब पड़े हुए छोटे से गालीचे पर ही रुक गया। कमरे में इतना खूबसूरत और साफ सुथरा करीन बिछा हुआ था कि उस पर गंदे पांव रखने को दिल नहीं चाह रहा था। जरताज शायद मेरी हिचकिचाहट की वजह से समझ गई थी। कमरे के दूसरे सिरे से उसकी आवाज़ सुनाई दी, वही आवाज़ जिसे सुनकर समाज में फूल से खिल जाते थे। बिला झिझक चले आओ, वो कह रही थी। मेरे कालीन मेरी ज़मीन की मिट्टी से ज़्यादा कीमती नहीं है। यहाँ मेरे करीब आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। तब मैं आगे चला गया और उस सोफे के करीब पहुंच गया जो उसके दाएं हाथ पर रखा था। अब मैंने सर उठाकर सही तौर पर उसकी तरफ देखा। मैं अंदेशा महसूस करने लगा था कि वो हर लम्हा मेरे जहन में मुकीद हो जाएगा जब भी मैं उसकी तरफ देखूंगा। मैं अपने जहन के कशकोल में ऐसी यादों के मोती जमा करना नहीं चाहता था। वो खद्दर के मर्दाना शलवार कमीज में थी। लंबे रेशमी बालों को काबू में रखने के लिए उसका जूड़ा बनाया हुआ था। पैरों में कैनवस के जूते थे। 15 दिन जंगल में रहने से उसकी रंगत की चांदनी में जो हल्का सा सांवलापन आया था, उसके असरात अभी बाकी थे और उस खफीफ सी तब्दीली ने उसे मजीद दिलकश बना दिया था। बैठ जाओ अफजल खान, उसने सोफे की तरफ इशारा किया। मैं बैठ चुका तो उसने खलीक मेज़बानों की तरफ पूछा, क्या खाओ पियोगे? मैं तो सहरा का ऊँट हूँ, जो मिले खा पी लेता हूँ और ना मिले कई के दिन खाए बगैर निकाल लेता हूँ, मैंने जवाब दिया। उसके रसीले होंठों पर मध्यम से मुस्कुराहट नमूदार हुई। दर हकीकत वो हंसी थी जिसका उसने न जाने क्यों गला घोंट दिया था, मगर उसकी चमक एक लम्हे के लिए आंखों में बाकी रह गई थी। वो खुशदिली से बोली, अब यहाँ ऐसी भी कोई आफत नहीं आई हुई कि कई कई दिन खाए पिए बगैर गुजारने पड़े और ना ही सहरा में बैठे हुए हैं बिला तकल्लुफ। बताओ। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा, पीने के लिए कुछ ठंडी सी चीज़ मंगवा दीजिए, गला खुश्क हो रहा है। मैं उसे बता नहीं सका कि ये सिर्फ मुशक्कत और धूप की तमाज़त का असर नहीं था कि गला खुश्क हो रहा था, बल्कि ये उसकी कुर्बत की हरारत का भी नतीजा था। तुम्हें और तो कुछ पीने पिलाने का शौक नहीं है? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। और कुछ? क्या मतलब? मैं बिल्कुल अनजान बन गया। यही कोई बियर, विस्की, वाइन वगैरह? उसने पलक झपके बगैर पूछा। ये तो शायद आप शराबों के नाम ले रही हैं, मैंने आंखें जरा झुकाते हुए कहा। तौबा करें जी, मैं तो सीधा साधा अनपढ़ सा गरीब सा पेंडू आदमी हूँ। इस किस्म के महंगे और बेकार शौक पालने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। अच्छा वाकई? वो बदस्तूर मेरी आंखों में झांक रही थी, न जाने क्या तलाश कर रही थी। होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट बरकरार थी। जी हाँ, मैंने मस्कीनी से सर हिलाया। उसने एक तवील सांस ली, आवाज़ देकर मुलाजमा को बुलाया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाई। अचानक ही उसने बातों का रुख उस निकेती की तरफ मोड़ दिया था। उसका कहना था, इसलिए मैं उस नामालूम शख्स की बहुत ममनून हूँ जिसने मेरे इलाके को उस मुसीबत से बचा लिया। मैंने अपने दिल में खुशी की एक लहर सी उठती हुई महसूस की। अचानक वो जरा बुलंद आवाज में बोली, मैं दोनों ही फरीकों के बारे में उलझी हुई हूँ। उस शख्स के बारे में तो खुशगवार हैरत अपनी जगह है जिसने डाकुओं को मारा, लेकिन मैं डाकुओं के बारे में भी परेशान हूँ। वो किस गिरोह के थे, किसके इलाके के थे? इस किस्म की कोशिश मेरे लिए और मेरे इस गोशा आफियत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि डाकुओं का ताल्लुक किस गिरोह से हो सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने पहलू बदलते हुए कहा। मैं तो अपने इलाके के शुरफा को अच्छी तरह से नहीं जानता। डाकुओं के गिरोह के बारे में मुझे क्या मालूमात हासिल हो सकती हैं? दर हकीकत में ये कहते कहते रह गया था कि जानू के अलावा भला वो किसके आदमी हो सकते थे, लेकिन फ़ौरन ही मैंने फैसला किया था कि अभी इन मामलात में मेरा इजहार ख्याल मुनासिब नहीं था। पहले मुझे वो सब कुछ सुन लेना चाहिए था जो जरताज कहना चाहती थी। वो एक बार फिर मेरी आंखों में झांकते हुए रोशन अंदाज में मुस्कुराई और शगुफ्ता लहजे में बोली, कुछ ज़्यादा ही मोहतात बन रहे हो, बिल्कुल डिप्लोमेट मालूम हो रहे हो।
मैंने एक बार फिर मुस्कुराहट की आड़ में पनाह ली। मैं तो एक मामूली सा आदमी, एक गैर अहम सा कारिंदा हूँ। राइसानी जी, मैं इस किस्म के मामलात में क्या राय जाहिर कर सकता हूँ। इस बार वो खुल कर हंसी। मैंने पहली बार उसे कहकर लगाते सुना। हाँ, वो सर हिलाते हुए बोली, मुझे कुछ कुछ अंदाजा होता जा रहा है कि तुम कितने मामूली और कितने गैर अहम आदमी हो। और हाँ, अगर तुम दूसरों की तरह मुझे रईसानी जी ना कहा करो तो मुझे खुशी होगी। तुम मुझे सिर्फ जरताज कह सकते हो, लेकिन ये अच्छा मालूम नहीं होगा। मैंने कहा, अगर ये मुझे अच्छा मालूम होगा तो फिर यहाँ और कोई ऐसा मौजूद है जिसे बुरा महसूस होगा। उसने तीखे लहजे में पूछा। वो ठीक कह रही थी। वो आज़ाद और खुद मुख्तार थी, कौन उसके मामलात में दखल दे सकता था। अचानक वो असल मौजू की तरफ पलटते हुए बोले, क्या ये बात कुछ अजीब नहीं कि डकैती की उस नाकाम कोशिश के दूसरे ही दिन जानू अपने 4 आदमियों के साथ बहुत गुस्से में यहाँ आया था, लेकिन मैं यहाँ मौजूद नहीं थी। वरद नवाज से कोई खास बात किए बगैर महज 2-4 फुनकारे मारकर चला गया। कल रात वो अपने 6 साथियों के हमरा एक बार फिर आया। मैं चौंका, मुझे उसकी आमद का इल्म नहीं हो सका था। मैंने इस्तरारी अंदाज में उसकी बात काटते हुए पूछा, आपसे मुलाकात हुई? जाहिर है वो बोली, और ये मुलाकात मुझे किसी तूफान का पेश खैमा मालूम होती है। मैंने जानू को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। इस बार तो वो जैसे कुछ करने का इरादा लेकर आए थे, लेकिन शायद किसी मसलहत के तहत वापस चले गए। वो जीपों में आए थे, बहुत सी गिलाशें कॉफी उनके पास थी। जीपों में शायद ग्रेनेड वगैरह भी मौजूद थे, और ये सिर्फ नमूना था। और मुझे सिर्फ ट्रेलर दिखाने और बताने आए थे कि असल फिल्म किसी वक्त भी चल सकती है। तो क्या उसने तस्लीम कर लिया कि बैंक पर डाका डालने वाले उसी के आदमी थे? मैंने तेजी से पूछा। नहीं, उसने सोचा होगा कि अब उस बात के एतराफ़ की क्या जरूरत है। उसके गैज़ो गज़ब की एक और वजह भी थी। उसने बुरख्याल अंदाज में हाथ मसले। उसके हाथों को देखकर बैक वक्त गुजाज का भी एहसास होता था और मजबूती का भी। कैसी वजह? मैंने अपने इसराफ को दबाते हुए पूछा। उसका एक नहायत करीबी साथी था ना, खमीसू खान। उसे तुम जानू का दायां हाथ कह लो, नायब कह लो, नंबर 2 कह लो। तुमने उसे देखा ही था। पिछली मरतबा तुम्हारी मौजूदगी में जब जानू मुझसे मिलने आया था तो तुम छुप कर उन्हें देख रहे थे। वो जो शक्ल से ही इंतहाई खबीस और खतरनाक लग रहा था वो खमीसू खान था। हाँ, मुझे याद है। मैंने सर हिलाया। मुझे उलझन हो रही थी कि वो बहुत रुक रुक कर ठहर ठहर कर बात कर रही थी, लेकिन मैं अपनी बेचैनी और इस्तराब को छुपाए हुए था। जानू बता रहा था कि खमीसू खान खासी बड़ी रकम समेत पुरस्कार अंदाज में गायब हो चुका है। जरताज गहरी सांस लेकर बोली, आखिरी बार उसे गैर वाजे से हुलिये वाले एक शख्स के साथ देखा गया था। ऐसा हुलिया तो न जाने कितने लोगों पर फिर आ सकता है। किस दिनों की बड़ी हुई दाढ़ी मूछे, सर पर उजरक की पकड़ी, आंखों पर स्याह चश्मा। यह हुलिया तो किसी भी शख्स का हो सकता है। 2 एक निशानियां जिन्हें किसी हद तक इम्तियाजी समझा जा सकता है, लेकिन उनसे भी कोई खास मदद नहीं मिल सकती। एक तो यह कि उस शख्स की रंगत है सुर्ख सफेद थी, दूसरे उसका कद काठ गैर मामूली था। उसने एक लम्हे के लिए खामोश होकर गहरी नजर से मेरा जायजा लिया। मैं किसी मुजरिम की तरह साख्त बैठा रहा। अगर मैं उस वक्त जरताज की तवज्जो अपनी तरफ से हटाने की कोशिश करता तो शायद अपने आप को और भी ज्यादा मशकूक बना लेता। होगा किसी ख्याल को जहन से झटकते हुए मुस्कुराई और बेपरवाही से बोली, इन 2 निशानियों की बुनियाद पर भी किसी पर उंगली रखी जा सकती है, और मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी ही बात है। बहरहाल जानू ने जो तफ्तीश की है उसकी बुनियाद पर उसका दावा है कि उस हुलिये का कोई आदमी जमीनों पर, फार्म पर या किसी और जगह यहीं कहीं आस पास ही मौजूद है, और मुझे उसके बारे में मालूम है, लेकिन मैं छुपा रही हूँ। बल्कि मैंने उस शख्स को अपने पास पनाह दे रखी है। फिर आपने क्या जवाब दिया? जाहिर है मैंने उससे इनकार कर दिया। हकीकत यह है कि मैं ऐसे किसी शख्स से वाकिफ नहीं हूँ जिसने खमीसू को गायब कर दिया है, लेकिन वो बदस्तूर आग बगोला रहा। इस दौरान मैंने बड़े तहम्मुल से बात करते हुए उसे खरीदने की कोशिश की कि बैंक पर डाका डालने के लिए आने वाले और जान से हाथ धोने वाले डाकू कौन हो सकते हैं। उस सिलसिले में वो कोई जवाब देने के बजाय मजीद बरहम हो गया, जैसे मैंने उसका कोई जख्म छेड़ दिया हो। उसने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, मैं उन्हें दोहरा नहीं सकती। शायद आप मुझे बताना मुनासिब नहीं समझती, मैंने आहिस्तगी से कहा। बात नहीं है, अगर मैं तुमसे बात करना ठीक न समझती तो इनमें से कोई भी बात न करती जो मैंने अब तक की है। इस तरह तुम्हें अपने पास बुला कर ही न बिठाती। इसीलिए तो मैंने तुम्हें सबसे आखिर में इत्मीनान से बुलाया है कि मुझे तुमसे सारी जरूरी बातें करना थी। वो तेजी से बोली। जानू की बातों की तफसील में इसलिए नहीं दोहरा रही कि वो महज एक जाहिल आदमी की खराफात के सिवा कुछ नहीं है। मुख्तसर तुम्हें बता देती हूँ, मेरे बारे में अज़ाइम तो एक अरसे से उसके दिल में पल रहे हैं। ये तुम्हें मालूम ही हो चुका है। अब उस आतिश फशां को पट पड़ने के लिए बहाने मुयस्सर आ रहे हैं। उसने जानू के बारे में मुझे बहुत सी बातें बताई जो जानू उसे करता रहा, और साथ ही उसने मुझे ये भी बताया कि ये लोग अब उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि उनके लिए किसी भी मुतालबे की कोई वजह बताना जरूरी नहीं रहा। उसने वाल खलाक की तरफ देखा और बोली, जानू ने मुझे जो मोहलत दी थी उसे भी खत्म हुए 12 घंटे गुजर चुके हैं। मुझे 50 लाख रुपया उसके एक ठिकाने पर पहुंचाना था, लेकिन मैंने नहीं पहुंचाया। वो गहरी सांस लेकर उठी और धीरे धीरे चलती हुई खिड़की पर जा खड़ी हुई। पर्दा जरा सा सरका कर वो बाहर देखने लगी। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो धीमे लहजे में बोली, ये भी गोया एक तरह का तावान था, कुछ ऐसे नुकसानात का मुआवजा जिनका जिम्मेदार मुझे समझा जा रहा है, लेकिन जुबान से उनका जिक्र भी नहीं किया जा रहा।
बात रकम की नहीं है, मैं चाहूँ तो 50 लाख उसे दे भी सकती हूँ। और एक बार मैंने ऐसा सोचा भी था, लेकिन फिर मैंने फौरन ही अपने इस ख्याल को रद्द कर दिया। उसे एक बार रकम दे देना मसले का हल नहीं था, ये तो एक तरह से सिर्फ पहली किस्त होती। लेकिन फिर मैंने फौरन ही अपने उस ख्याल को रद्द कर दिया। उसे एक बार रकम दे देना मसले का हल नहीं था, ये तो एक तरह से सिर्फ पहली किस्त होती। उसके बाद तो मुतालबे पर मुतालबा चला आता। हरामखोरों में एक ये भी बड़ी मनहूस आदत होती है कि कोई एक बार उनका मुतालबा पूरा कर दे तो वह उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लेते हैं, और कभी कभार तो मुर्गी को ही ज़बह करने पर तुल जाते हैं। उसके लहजे में बेपनाह मजबूती थी। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उस लम्हे वो मुझे बहुत बुलंद कामत नजर आई। क्या मैंने गलत किया? उसकी आवाज़ मुझे सरगोशी से मुशाहबा महसूस हुई। हरगिज़ नहीं। मैंने भी उसे जैसे मजबूत लहजे में जवाब दिया। यकदम उसे गोया बेपनाह तमानियत हासिल होगी। गहरी सांस लेकर वो आसूदा से लहजे में बोली, इस वक्त मुझे एक ऐसी ही ठोस नहीं की जरूरत थी। उसके होंठों पर वो दिलकश मुस्कुराहट लौटाई जो देखने वालों को यकीनन अपना दीवाना बना लेती थी। मैंने थूक निगलते हुए पूछा, आपने जानू का मुतालबा पूरा नहीं किया, 12 घंटे गुजर चुके हैं, क्या उसका कोई रद्द अमल सामने नहीं आया? मुमकिन है रद्द अमल जरा ठहर कर सामने आए, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि इस बार जो कुछ भी होगा बहुत शदीद होगा। मैं अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने खास तौर पर तुम्हें बुलवाया है। ये एक ऐसा एहसास तन्हाई था जो शायद 10-20 क्लशिंकोव बरदारों को बुलाकर अपने इर्द गिर्द खड़ा कर लेने से भी दूर ना होता। कभी कभी मैं महसूस करती हूँ कि महज क्लशिंकोव किसी की हिफाजत नहीं कर सकती। आपका ख्याल ठीक है, मैंने किसी वजाहत के बगैर कहा, और आपने एक बेउनवान एहसास तन्हाई के लम्हों में मुझे बुलाया। यह मेरे लिए एक एजाज से कम नहीं। आप हरगिज़ परेशान न हो जानू, इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप जैसे वसाइल और आप जैसा दिमाग और बेदाग किरदार रखने वाली लड़की उसकी तरफ से परेशान हो।